नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। गुजरात का रण सज चुका है। सत्ताधारी बीजेपी ने अपने तूफानी प्रचार शुरू कर दिए। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में थे और कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने रैलियां की, बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बीजेपी अपने हर चुनावी मंत्र से जीत के लिए ताल ठोक रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात का सियासी समर अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। गुजरात के किले को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया है। बीजेपी ने 79 सीटों में से 82 सीटों पर आज प्रचंड प्रचार किया, जहां पहले चरण में मतदान होने हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री और 6 राष्ट्रीय नेताओं ने 46 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से बैटिंग की, तो वहीं दूसरी ओर 36 सीटों पर गुजरात के नेताओं ने कमान संभाली। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने नवसारी, अंकलेश्वर और राजकोट पूर्व में 3 रैलियां की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3, नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग ठाकुर ने 4-4 रैलियां। कट्टर हिंदुत्व और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी कई रैलियां की। बीजेपी नेताओं ने हर चुनावी मंच से गुजरात के विकास मॉडल, डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी भी शनिवार से चुनावी रण में उतरेंगे। पीएम 19 और 20 नवंबर को सभाएं करेंगे। पीएम 2 दिनों में 6 जनसभाएं करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के दुर्ग को जीतने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। 22 नवंबर से राहुल गांधी भी चुनावी रण में उतर रहे हैं। तो वहीं अब देखना है, बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी एकालाप में जनता किस पर विश्वास जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। विकास के गुजरात ने देश ही नहीं दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। आज जब हम विकास के मॉडल की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल का मतलब होता है विकास, विकास और विकास। और विकास किसका? सबका। बड़े बड़े पार्टियों ने सरकार को दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल आए उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। ये मेरा, ये पराया, ये उनका, ये हमारा, ये नदी के उस पार, ये नदी के इस पार, ये ऊंची जाति का, ये फलानी जाति का, ये इस जाति का, ये उस जाति का। देश में ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसीलिए अगर मैं आदिवासी भाइयों के बारे में चर्चा करूं यहां नवसारी में आकर के, तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितना आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र की सरकार मोदी जी ने किया और यहां गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया। ये मैं गौरव के साथ बोल सकता हूं। कांग्रेस के रहते काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम इस भव्य स्वरूप को प्राप्त कर पाता क्या? कांग्रेस के रहते, अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए मिटा दिया। क्या कांग्रेस के रहते सब संभव हो पाता क्या? जब भाइयों बहनों कांग्रेस न आपके सुख दुख में सहभागी बन सकती है, कांग्रेस न आपकी आस्था का सम्मान कर सकती है, कांग्रेस न देश की सुरक्षा कर सकती है, कांग्रेस न वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिला सकती है, कांग्रेस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित नहीं कर सकती है,
और कल तो मैं एक बड़ा मजेदार देख रहा था। कल कांग्रेस के एक मंच पे राष्ट्रगान हो रहा था। राष्ट्रगान के दौरान फिल्मी गीत बजने लग गया। ये तो इनकी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी आजादी के बाद कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए, और राष्ट्रपिता की उस संकल्प को पूरा करने का समय लगता है, समय आ गया। और अभी मैं भुज में था तो मुझे बताया गया कि इतना अच्छा ठेकेदार काम कर रहा है कि पहली बार पानी छोड़ा गया नहर में और नहर ही टूट गई। ये क्वालिटी का एक काम है। कमीशन इतनी दी ली जा रही है कि वहां न तो सड़क रुक पा रही है, न पुल रुक पा रहा। भुज का पुल 18 साल बाद तो भुज का पुल बना और 3 महीने में उसके अंदर क्रैक्स आ गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे उद्घाटन किया मोदी जी ने और उसमें 6 फुट गड्ढा 1 हफ्ते बाद हो गया। कारण क्या है कि प्रोजेक्ट के अंदर कमीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और कोई प्रश्न उसके बारे में करता है तो उस पर ईडी, आईटी, सीबीआई, पता नहीं कौन कौन से केस लगा। तो लगातार यहां पर हमले किए जा रहे हैं और इस बीच लगातार दौरे भी हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों। दौरे पे दौरे लगातार हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने अपना तूफानी प्रचार शुरू किया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी पहुंचे हुए थे। और अब एक बार फिर से पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां भी शुरू होने वाली हैं। और क्या कुछ मूड है गुजरात का, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, प्रशांत गढ़वी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ शशि दुबे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। शशि दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी से मैं ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले प्रशांत जी मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, आखिरी वक्त का जोर पूरा लग रहा है। क्या लगता है कि सियासी रणनीति क्या बदलती हुई नजर आ रही है आखिरी छोर पर? बदलती मतलब कोई बदलाव वाला माहौल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो चुनावी माहौल ही नहीं दिख रहा है। चुनाव मतलब पॉलिटिक्स रिलेटेड और उसके सराउंडिंग मतलब जो लोग होते हैं वही उनके बीच में ही माहौल है, पार्टी वाला माहौल है। अभी तक जनता का मूड परख नहीं पाए हैं कि जनता ने कोई मूड बनाया है। जनता परिवर्तन चाहती है या पुनरावर्तन चाहती है, सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है, वो जनता भी खुद अभी तो कंफ्यूज्ड है। क्योंकि 27 साल से सरकार बीजेपी की है, एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो बहुत ही बड़े अहम मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर काफी टाइम से बात चल रही थी। क्योंकि हम सब जानते हैं पेट्रोल का दाम ले लो, महंगाई ले लो। हमारे यहाँ तो थोड़े टाइम पहले देखो तो नींबू का भाव ही 300 रुपए किलो चला गया था। 1-2 साल पहले प्याज का प्रभाव 150-200 रुपया क्रॉस कर गया था और हमको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ा था। तो ये सब और कोरोना जैसा काल भी गया जिसमें सब पूरे देश ने कहीं ना कहीं हालांकि भुगती है। लेकिन अभी वो सब जनता को याद है कि नहीं है। अभी तो क्या है, पिछले 1 महीने से पॉलिटिकल माहौल इसलिए नहीं था कि लोग अपने अपने टिकट में पड़े थे। भाजपा अपने कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस अपने कैंडिडेट के लिए। ये दोनों के बीच आम आदमी पार्टी तो मतलब 6 महीने से लगातार उनके कैंडिडेट पे कैंडिडेट डिक्लेयर करते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल होने जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के जो 2 बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा और आरोग्य की जो बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल पे, तो वो कितना असर करता है, कितना वोटरों के दिमाग में घुसता है, और सीरियसली वोटर उसको गुजरात के साथ कंपेयर करेगा कि गुजरात में शिक्षा आरोग्य की हालत क्या है। महंगाई, बेरोजगारी कांग्रेस का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी का ये है। तो ये ट्रायंगल अगर आप खेलते हो तो ये ट्रायंगल में कौन बाजी मारेगा वो अभी कहना इसलिए प्रशांत जी, चूंकि यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और लग रहा है कि ये फाइट और ज्यादा कड़ी होती हुई नजर आ रही है, मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प और कड़ा होते हुए नजर आ रहा है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने भी अभी अपने बड़े स्टार प्रचारकों को एक साथ उतारना शुरू कर दिया। एक बार फिर से पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, एक बार फिर से जेपी नड्डा एक्टिव हो गए, गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। लग रहा है कि जिस तरह से यहां पर उतारा जा रहे नेताओं को, यह फाइट आसान नहीं लगती। प्रशांत जी,
देखिए, बीजेपी अपने हर एक दिन चुनाव के मूड में होती है, एक्टिव मोड पे 24/7 365 डेज। हाँ। उनको ऐसा ही लग रहा है कि हर रोज हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से उनका कैंपेनिंग, बड़े नेता का आना, सब मुख्यमंत्री का आना। हाँ। लेकिन एक चीज जो बड़ी बात मैं जो बोल रहा हूँ कि जो चुनावी माहौल भले दिखे ना दिखे, हाँ। यहाँ क्या होता है, चुनावी माहौल के बिना भी वोटर्स बूथ में जाके फिर चेंज हो जाता है कि यार क्या हो रहा है। तो अभी बीजेपी है, क्या बुरा कर रही है? नहीं कर रही है। सामने कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो फिर बीजेपी को ही दे दो। तो ऐसे स्विंग वोटर से, बाकी तो कमिटेड वोट शेयर होता है बीजेपी और कांग्रेस का। वो कमिटेड के बाद जो स्विंग वोटर है वो ऐसे बूथ में जाके बदल जाता है कि यार बीजेपी में खराबी है क्या? नहीं, वहां मोदी का फेस है, कांग्रेस का फेस अभी तक नहीं था। बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो आज की तारीख में भी वैक्यूम है कि गुजरात में कांग्रेस का सीएम का फेस ले लो या कद्दावर नेता का फेस ले लो तो थोड़ा वैक्यूम है। उस बीच आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम पे इलेक्शन लड़ लिया और यहाँ का एक लोकल फेस को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो क्या दिल्ली वाले मॉडल को ट्रस्ट करके वोट करके यहाँ के लोकल फेस को एक्सेप्ट करना है एज अ सीएम? वो माहौल अभी मुझे दिख नहीं रहा है। और इस बीच कांग्रेस कहाँ है प्रशांत जी? कांग्रेस कहाँ है इस बीच? देखिए, कांग्रेस वैसे देखा जाए तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, बट ये बात हम नहीं मान सकते क्योंकि कांग्रेस के भी 64 विधायक है, एमएलए 64 एमएलए कांग्रेस के हैं। तो 64 नंबर इज नॉट अ लेस, बट जो माहौल में दिखना चाहिए, जो जनता के बीच जाके प्रचार प्रसार में, क्योंकि आज देखिए बीजेपी ने पूरी फौज उतार डाली, लेकिन कांग्रेस का अभी तक वो धमाके वाला प्रचार दिख नहीं रहा है जितना अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान ने जो आके किया। क्योंकि राहुल गांधी एक बार आके गए, बहुत बड़ी सभा की आदिवासी के एरिया में, उसके बाद राहुल गांधी ईडी में फंस गए और ईडी के मतलब समन्स में मुद्दत पे मुद्दत करते रहे। तो पिछले 3-4 महीने में कांग्रेस का जो बड़ा धमाके वाला प्रचार होना चाहिए और उसके बाद उसके उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित किए, उसमें काफी सारी नाराजगी, वो नाराजगी दोनों एंड पे हुई, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा दिखी अभी। और हर बार ऐसा होता है कि जब चुनाव डिक्लेयर होता है तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो कांग्रेस धमाके से साथ जीत रही है, पर जैसे ही उम्मीदवार डिक्लेयर होता है तो कांग्रेस 50% इलेक्शन हार जाती है। तो अभी वही सब डैमेज कंट्रोल में पड़ी थी कांग्रेस, बीजेपी। अब धीरे धीरे चलिए जान लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ भावना बेन दवे भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी भावना जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले मैं शशि जी का रुख कर लेता हूं। शशि जी, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस का अभी तक उतना जोर क्यों नहीं दिख रहा है गुजरात में? ऐसा है, जोर उसको दिखाना पड़ता है जिसको भय हो, डर हो। कांग्रेस इंटरनली अपने घर मतदाताओं के डोर टू डोर जा रही है। कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, वो मीटिंग एक कर रहे हैं, एक मीटिंग उनकी लगी हुई है। कार्यकर्ता एकदम सक्रिय हैं। ये बात को आपको मालूम होगा, आपने भी मीडिया पे सुना होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद के अंदर यह बात कही थी कि कांग्रेस में इंटरनली कांग्रेस अंदर से क्या कर रही है, इस पे हमारे कार्यकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अल्टीमेटम बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को दिया था। यह बात आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगी। कांग्रेस अपने स्तर से चुनाव लड़ रही है। मैं यह कहता हूं बहुत मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। हम डोर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, लोगों के मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हमारे नेता आ रहे हैं, जहां हमको 10 मीटिंग करनी है वहां जाहिर मीटिंग एक रखते हैं। लोग हमसे जुड़ते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं, समस्याओं के ऊपर इस बार गुजरात में यह निर्णय होगा। अब ये जानकारी सामने आ रही है शशि जी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों बारी बारी से आने वाले हैं। क्या लग रहा है कि मुकाबला कड़ा है, इस वजह से अब तीनों की फौज उतारने वाले हैं आप? नहीं, अरे हम कहाँ फौज उतार रहे हैं। आज तक हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अभी तक गुजरात में मुलाकात नहीं की। जबकि आपको बता दूं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने में 4 बार विजिट करते हैं गुजरात राज्य को, क्योंकि उनको यह भय है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, इस बार हमारी सरकार नहीं बन रही है। इस डर से उन्होंने पूरी फौज लगाई है, केंद्रीय मंत्रियों की सारी टीम। लेकिन शशि जी, सूरत के हर जिले में शशि जी अभी बहुत लोग इस कंफ्यूजन में है कि गुजरात में नेतृत्व कौन कर रहा है कांग्रेस का। अभी लोगों को ये पता नहीं है। राहुल गांधी यात्रा में बिजी हैं, कब आएंगे पता नहीं। प्रियंका गांधी पता नहीं, सोनिया गांधी पता नहीं। नेतृत्व कौन कर रहा है, आज बता दीजिए आप। कांग्रेस की टीम, फौज की टीम के जो वर्कर
वह नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा। हमारे नेता तो आज देश को जोड़ने में निकले हैं। हाँ। पद यात्रा उनकी जो चल रही है वो देश को जोड़ रहे हैं। अच्छा। देश को तो जोड़ने के लिए उन्होंने संकल्प लिया, वो कर रहे हैं। हाँ। जब जनता को उनको यह होगा कि जनता को अब एहसास है मुझे जाना चाहिए, तो वो आ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम अच्छा। अपने नेताओं के दिशा निर्देशन पे हम सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें किसी बात का डर और भय नहीं है। मैं जानता हूं हम जनता के साथ हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा सहभागी हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। हम जनता के मुहिम पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने न्यायप्रिय वोटरों के बीच जाके हम आज वोटर सब जूझ रहे हैं। देखिए शशि जी, अगर आप आपके नेता नहीं जाते हैं, बड़े नेता इन राज्यों में नहीं जाते हैं, तो वो आपकी गलती है और शायद उसका भुगतान आपको ही करना पड़ता, भुगतना भी आपको ही पड़ता है। अब वो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, वो किसको ले जाती है, किसको उतारती, किसको क्या करती है, वो बीजेपी की स्ट्रेटेजी। आप उससे कहते हैं कि भय है, डर गई है, इस वजह से पूरी फौज उतार दी। बिल्कुल। आप मीडिया में हैं, आपने पहले भी देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री जब स्टेट के इलेक्शन में जाता था तो प्रचार करने, अगर स्टेट के इलेक्शन में जाता था, कभी राज्य सरकार के जब इलेक्शन होते थे विधानसभा के, तो वो एक ही, दो ही, तीन ही मीटिंग करते थे। आपने और पहले कांग्रेस सरकार ने देखी होगी, आपको मालूम होगा अच्छी तरह। हम हर राज्य में देखते हैं एक ही, दो ही, तीन ही मीटिंग करता था प्रधानमंत्री बहुत मीटिंग नहीं करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मतलब कि बीजेपी आपके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाएगी कि जैसा कांग्रेस कहेगी वैसे स्ट्रेटेजी बीजेपी बनाएगी, ऐसा? जी, बीजेपी को यह भय है कि इस बार कार्यकर्ता या जनता या हमारे साथ नहीं है, वो डिवाइड हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए पूरी प्रयास करें। बोलिए, आखिरी वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं बीजेपी भी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, चलिए अब सुन लेते हैं भावना जी को भी। मीटिंग करना गुजरात में क्यों 4 मीटिंग करना? अरे शशि जी अब सुन लेते हैं। आपने बोल लिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया। लीडर हैं, वो गुजरात की मुलाकात लोगों के पास वही जा सकते हैं जिन्होंने कुछ काम किया है। जो काम नहीं किया है वो नहीं जा पाते। हम लोग 27 साल से गुजरात में सत्ता पर बैठे हुए हैं। ऐसे गुजरात की जनता बहुत ही समझदार है। अगर हमने गुजरात का काम नहीं किया होता तो वो लोग हमें भी निकाल देते। आज हमारे नेता साहब ने, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये बहुत बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को 2-3 बार जाना चाहिए। ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि प्रधानमंत्री को कितने बार जाना चाहिए और कितने बार न जाना चाहिए। इसलिए एक गलत बात है। और दूसरा कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, ये हमारे राहुल जी जो है ना, कांग्रेस के आपके वरिष्ठ, वो राहुल जी ने हिमाचल में पैर भी नहीं रखा चुनाव में। और अभी अगर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र जाकर, तो ऐसी बात, झूठी बात कर रहे हैं कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और वो छूट गए। अरे भैया, वीर सावरकर ने की बात कहने से पहले अपने दादाजी को याद करिए, नेहरू जी को। नेहरू जी जब जेल में थे उस समय देखिए शशि जी, अभी प्लीज बात कंप्लीट करनी दीजिए। अभी शशि जी मैं आपके पास आऊंगा, आप पूरा मौका लीजिएगा। ऐसे में आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, आप पूरा समय बर्बाद हो जाएगा सर। बीच में भावना जी आप प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बोलिए। नहीं, कंप्लीट तो कैसे, मुझे रखना तो पड़ेगा जी, जल्दी से बोलिए सर, मुझे और भी आगे बढ़ना है प्लीज मैम। हिमाचल में नहीं गए, यहाँ भी वो आएंगे या न आएंगे मेरा विषय नहीं है, पर प्रधानमंत्री चाहे जितनी बार चाहे जा सकते हैं और यहाँ संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। दूसरा, हमारे यहाँ इतना काम हुआ है कि हम लोग जनता के पास जा सकते हैं और जनता भी चाहती है कि हम आए, और हम इस बार सभी हमारे ही रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और सबसे ज्यादा सीट लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% जीत कर आने वाली है। वो दीवार पर लिखा हुआ सत्य है। चलिए ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ बयान सामने आए केंद्रीय मंत्रियों के, उन बयानों को भी एक बार सुन लेते हैं। जाहिर सभा का जोश देखकर बताता है कि मांडवी में भी कमल खिलेगा और गुजरात में तो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये डबल इंजन की सरकार ने गुजरात में जो नए आयाम स्थापित किए हैं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं में गुजरात ने देश को दिखाया कि मॉडल राज्य क्या होता है, विकास क्या होता है, निवेश कैसे आता है और यहाँ पर रोजगार उत्पन्न कैसे होता है। हर क्षेत्र में, डेयरी से लेकर बाकी क्षेत्रों में भी गुजरात ने जो किया है वो देश के लिए एक नया उदाहरण है, नया मॉडल है।
और मोदी जी के गुजरात से लेकर देश तक के 21 वर्ष ईमानदारी भरे रहे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं यहाँ के सीएम थे, तो एक अच्छा विकास का मॉडल लोगों ने देखा है और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में भी वो विकास का मॉडल अनेक देशों को हम दिखा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना की लड़ाई में अगर आज हम 219 करोड़ का वैक्सीनेशन सक्सेस ड्राइव को पहुंचाने में सक्सेस हुए हैं, तो ये इस देश की डेवलपमेंट को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी डबल इंजन सरकार ने हमेशा से ही अच्छा बजट दिया है। मैं हमारे जयराम भाई गामित जी यहाँ के हमारे उम्मीदवार हैं। तो प्रशांत जी, यहाँ पर बीजेपी डबल इंजन और विकास के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए बात कर रही है, और इस बीच क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब तक साइलेंट स्ट्रेटेजी पर वर्क कर रही है? देखिए, मैंने पहले भी जो बताया कि बीजेपी और कांग्रेस का एक कमिटेड वोट शेयर है, बाकी सब स्विंग वोटर है, उसके बीच अभी आम आदमी पार्टी आई हुई है। हाँ। तो कांग्रेस कहीं नहीं है ऐसा जो हम बोल रहे हैं, उसमें थोड़ी मतलब उसको हमको भी सुधारना पड़ेगा। हाँ। कि कांग्रेस क्योंकि खुद मोदी जी ने उनके कार्यकर्ताओं को बोला कि हाँ। कांग्रेस कुछ बड़ी स्ट्रेटेजी से काम कर रही है। हाँ। खटिया बैठक कर रही है, डोर टू डोर जा रही है, तो उसको ध्यान में रख के अपना काम कीजिए। हाँ। तो वो प्रधानमंत्री जी का सूचक स्टेटमेंट क्या आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए था, कांग्रेस के जो कमिटेड वोटर्स है उनको याद कराने के लिए था? हाँ। क्योंकि जो स्विंग मारने वाले वो कांग्रेस के ज्यादा मारने वाले। और यस, कांग्रेस अपनी तरफ से मतलब मुद्दा उठा रहे हैं। मेरी हर वक्त यही मैं बोलता हूं कि कांग्रेस जितने भी मुद्दे लाती है वो मुद्दे जेन्युइन है। जैसे महंगाई है तो है, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो जनता के दिमाग में नहीं जाता है, जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। तो ऐसा क्या है बीजेपी में कि ये सब मुद्दे एक तरफ और मोदी जी का चेहरा, भाजपा का विकास और उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यानी कि प्रशांत जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आपसे अपनी सीट बचा ले तब तो वो जीतेगी? आपसे मतलब देखिए, आम आदमी पार्टी हाँ। आज की तारीख में वोट शेयर ले जाती है तो डबल डिजिट तो हम सब दिखा रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं वोटर मतलब सब जो सर्वे आ रहा है हाँ। तो डबल डिजिट मतलब टू बिग अमाउंट। हाँ। आज की तारीख में जो पहली बार विधानसभा लड़ रहा है उसको डबल डिजिट मिलता है, तो डबल डिजिट का वोट शेयर उसको कहां से मिलेगा? बीजेपी और कांग्रेस का टुटक आएगा। तो कितना बीजेपी का कितना कांग्रेस का, लेकिन उनको खुद को भी एक डर है, कांग्रेस को भी, कि आम आदमी पार्टी हमारा वोट खा रही है, बीजेपी को फायदा करा रही है जी। लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ हाँ। उसके बाद जो नाराजगी भी हुई और आम आदमी पार्टी ने जो फैक्टर खेला है कास्टिज्म का हाँ। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को भी नुकसान कर रहा है। इसीलिए अभी वो ट्रायंगल, क्योंकि देखिए कोई जगह ऐसी है जहां तीनों पाटीदार लड़ रहे हैं, कोई जगह ऐसी है जहां तीनों ठाकुर लड़ रहे हैं, तो ये जो कास्टी वाला जो फॉर्मूला है वहां नुकसान किसको है वो अभी हम क्लियरली नहीं बता सकते। पहले क्लियर दिख रहा था कि 70% वो भी कांग्रेस के वोट खा रही है हाँ। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे 50-50 दिख रहा है। तो उसके मुताबिक देखा जाए तो बीजेपी को अपने किए गए हुए काम, विकास, मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ना है, और कांग्रेस को यही कि बीजेपी के शासन में जो भी महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, या तो अभी तक भी अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है, भले गुजरात उससे बहुत पीछे है लेकिन फिर भी वो एक मुद्दा लेके निकली है। तो देखो क्या होता है आगे वाले। ठीक है शशि जी, इस बार क्या कांग्रेस अप होगी या डाउन हो जाएगी? जी एक बार कहें जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, पूछिए। मतलब कि 77 से ज्यादा अप होगी या डाउन हो जाएगी, क्या लगता है इस बार, क्योंकि आप भी मैदान में हैं? जी कांग्रेस सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राह नहीं। अच्छा, कांग्रेस समस्याओं पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस जो गुजरात में जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए अभी बीज हादसा मोरबी का, आप देखते जाइए कितने प्रॉब्लम हुए हैं, महंगाई चरम सीमा पे, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद होते नजर आ रही हैं, जीएसटी की व्यापारी झेल रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको, कांग्रेस अपने मुद्दे पे बरकरार है और किसी भी शर्त पर इस बार गुजरात राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता का संपूर्ण आशीर्वाद होगा, मतदाता हमारे साथ हैं। ओपन इसलिए नहीं आएंगे कि वो डरे और सामे हैं, वो डरते और सामे हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतदाता इंटरनली हमारे साथ हैं और रहेंगे, और कांग्रेस की सरकार मतदाताओं ने देखा है। जी शशि जी, 1985 से कांग्रेस अब तक नहीं आ पाई, हर साल 2017 में भी यही कहा, उसके हर चुनाव में कांग्रेस यही कहती रही, इस बार हम आ रहे हैं, इस बार हम आ रहे हैं, वही चीज आप फिर से रिपीट करें, इस बार सत्ता में हम आ रहे हैं, 1985 से आप आ ही नहीं पाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम हमेशा अपने जनता जनार्दन और वोटरों का सम्मान कांग्रेस करती है, हम सम्मान करते हैं। अगर जनता ने हमें नकारा तो हमारे अंदर कोई कमी होगी, उसका हमें सुधारण करना चाहिए। मतलब कि आप 27 साल से अपनी कमी नहीं देख पाए, कि 27 साल में आपके पास कमी क्या है आप वो नहीं देख पाए। आपको कहां पर फील्डिंग करनी है, कहां पर बैटिंग करनी है और कहां पर पूरी फील्डिंग सजानी आपको नहीं पता चल पाया 27 साल में। लेकिन आपको इस बार पता चल जाएगा कि कहां पे इस बार हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ऐसा? हाँ, नहीं, हमने काम किया है और कल भी किया था और आज भी किया था। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, हाँ। जो हमारे एमएलएओं को, हमारे जो विधायक श्री हैं, इनको जो तोड़ा जाता है, इनको मोड़ा जाता है, इनको जो परेशान किया जाता है, ऐसे लोगों को हमारे अंदर फूट डाल के अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ये बड़ा निंदनीय है। ये भावना जी, ये शासन के साथ मैं आपको यह कहता हूं कि कांग्रेस एकदम चुस्त दुरुस्त होकर के अपने वर्करों के साथ दुरुस्त से मैदान में उतरी है और मैं आशा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है। भावना जी, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बीजेपी के सामने भी चैलेंजेस कई ज्यादा होंगे। देखिए, शशि जी आप बीच में न बोले। शशि जी, राष्ट्रीय नेता शशि जी फिर से मैं लौटूंगा आपके पास। गृह मंत्री, मुझे भी बोलने का मौका दो। आप हार रहे हैं इसलिए आप भी बहुत ही गुस्से में हैं, पर प्लीज हार जीत तो होती है। आप अपना काम सुधारो, आप अपना संगठन सुधारो। हमारे यहाँ हमारी लड़ाई इतना बड़ा है हम लोगों कि के हमें बीच जाके लड़ना चाहते हैं, जनता लोगों के को साथ साथ लेकर लड़ना चाहते बहुत ही हैं। अच्छी हम तरह किस से तरह की नीति नहीं रोजगार की बात कर बनाते। हम सकते हैं। शशि जी ऐसे में नहीं, आवाज नहीं आ पाएगी। शशि जी प्लीज, भावना जी ऐसे में बोल नहीं पाएंगे। रोजगारी है जी, बोलिए। वो बड़ी है। आप देखिए, गुजरात नंबर 1 रोजगारी देने वाला स्टेट है और सभी स्टेट से आकर यहाँ रोजगारी लेते हैं। दूसरा, मैं आपसे कहती हूँ कि स्टार्टअप स्टैंड अप वो हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में शुरू हो गई, 70,000। अच्छा। और आप देखिए कि स्टार्टअप में या स्टार्टअप में अगर 15 कार्यकर्ता कर्मचारी हुए तो आप देखिए कितनी रोजगारी हो गई। देखो, रोजगारी का जो नियमन करती है कचेरी, ये आंकड़े नहीं लिखते हैं। हम सरकार में सरकारी नौकरियां देते हैं, इनको रोजगार नहीं करते। हम स्वाभिमान और स्वेच्छा से सब अपने आप अपने पैर पर खड़े हुए और रोजगारी देने वाले बन जाए, ऐसे युवाओं की फौज हमने तैयार की है। और आप तो जानते हैं कि हमने आकर कितने ही विकास के काम किए। ऐसे उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण करते हैं। भावना जी, चूंकि इस बार आपके सामने कांग्रेस अकेली नहीं है, इस बार आम आदमी पार्टी भी है, जिसे आप लुटेरा पार्टी कहते हैं। वही आम आदमी पार्टी बीजेपी को कहती है गुंडा पार्टी राजनीति करती है और किडनैपिंग वाली राजनीति करती है बीजेपी। ये अब आप कहने लगी है। देखो, सुनिए, आपने जो कुछ कहा आपने मुझे कहा, पर मैं ये कहती हूँ कि आप जो दिल्ली में कर रही है अब शासन और पंजाब में कर रही है, कितने उसके मंत्री गुनहगार साबित हुए हैं वो आप जानते हैं। और वही यहाँ पर भ्रमित करने आए हैं, झूठे वादे देते हैं, कहां से बजट लाएंगे, तो मफत देने का जो वादा कर देते हैं, भ्रमित करते हैं, ये गुजरात में नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी बिल्कुल झूठी है, उनके लोगों में कोई चरित्र नहीं है और यहाँ भ्रमित करने आती है, वो उनका काम चलने। और दूसरी बात, गुजरात में कभी तीसरी पार्टी कभी सक्सेस नहीं हुई, सफल नहीं हुई। ये तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई है ही नहीं। और हमारी पार्टी इतनी बड़ी है कि हमें किसी और की जरूरत अब नहीं है। हमने इतने विकास के काम किए हैं, हमने महंगाई, आप कहते हैं महंगाई, पर थोड़ी बहुत अगर महंगाई होगी तो आप जानते हैं कि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। दूसरी बात, पानी की व्यवस्था में, जल व्यवस्थापन में गुजरात नंबर 1 है। हमने कच्छ तक कांग्रेस के समय में ट्रेन में लेकिन भावना जी, पर हम तो 97% हमने नल से जल घरों घरों में पहुंचाया है पूरे गुजरात में 24 आवर्स। भावना जी 27 सीटें हैं, ट्राइबल बेल्ट की सीटें हैं, जहां पर 2017 में बीजेपी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। इस बार क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने? इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में हमने जो विकास किया है, उनको जो रोजगार मिली है, आप जानते हैं कि हमने प्रवासन का भी बहुत ही विकास किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई में ये हमारे सरदार पटेल की जितनी ऊंचाई थी आजादी दिलाने में, इतनी ऊंचाई वाला प्रशांत जी, क्या वाकई में जिन में 27 सुनिए आदिवासी का सुनिए, आप जरा सुनिए थोड़ा। देखिए मैम, हमने आदिवासी क्षेत्र में 2 यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद और बिरसा मुंडा खोली है। आदिवासी क्षेत्र में हमने मेडिकल कॉलेज और स्कूल खोले हैं। और आदिवासी क्षेत्र में हमने वो होते हैं ना कि सबको ट्रेनिंग देकर कौशल्य वर्धन योजना से हमने आदिवासी युवकों को तैयार किया है। मतलब कि जमीन पर हमने काम किया है आदिवासी क्षेत्र में, और आज देखिए आदिवासी क्षेत्र में खुशहाली है, इसलिए हम जानते हैं कि वे सब वोट। प्रशांत जी, अब आप समझाइए मुझे थोड़ा कि 27 जिन ट्राइबल बेल्ट की मैंने बात की, क्या वहां पर अभी भी कांग्रेस मजबूत है या बीजेपी वहां पर मजबूत हो रही है? वहां की स्थिति आप समझाइए। देखिए, एक समय था जब SC ST OBC माइनॉरिटी वो कांग्रेस की एक वोट बैंक हुआ करती थी। लेकिन वो कांग्रेस से भी एक टाइम ऐसा आया 2002 या 5 के 7 के बाद कि वो उनसे भी विमुख हो गई। आप लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस देख लो, 27 जो 28 सीटें हैं उसका भी पूरा एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ये 13 बीजेपी के पास, 12 कांग्रेस के पास और बाकी की 2 BTP के पास, जो BTP ट्राइबल पार्टी है। तो ये इसके बीच में क्यों हुआ? अभी भी जिसको हम टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो ट्राइबल एरिया से आते हैं। इससे थोड़ा समय पहले आप देखो तो पार तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसके आजू बाजू में पूरी ट्राइबल की सीट्स है, उसके प्रोजेक्ट में काफी सारा विरोध हुआ। मतलब आदिवासी का खुद का एक विरोध है, लेकिन आदिवासी का नंबर्स इतना ज्यादा है ट्राइबल का कि वो वोट के लिए सबकी नजर होती है। आप देख लीजिए, मोदी साहब ने पहली सभा उनकी दाहोद से शुरू की, ट्राइबल बेल्ट। राहुल गांधी ने सबसे पहली सभा सेम लोकेशन दाहोद से की। अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी सभा का शुरुआत वहां से किया। तो सबको ऐसा है कि जिसको ट्राइबल का वोट मिल जाएगा उसकी सरकार अच्छी तरह बन जाएगी। लेकिन उनका एक कॉमन एजेंडा है कि ट्राइबल को शेड्यूल 5 में डाल के अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5 जो कोई प्रोविजन और प्रावधान आदिवासी को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। इसलिए इस बार आदिवासी किसके साथ जाएंगे वो अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की, लेकिन उनका टिकट के बंटवारे में उतना सारा वो हो गया, तो ये दोनों के बीच में फाइट है। लेकिन यस, आदिवासी के लिए ट्राइफेड, जो मैं आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि ट्राइफेड करके जो ट्राइबल का फेडरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसको कहीं ना कहीं एक प्रमोशन मिल रहा है PMO से डायरेक्टली, जिसका मॉनिटरिंग डायरेक्ट PMO कर रहे हैं, जिसमें आज तक पिछले 20-25 साल में कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर बहुत सारा काम बताने का ट्राई किया जा रहा है। तो हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे भी प्रशांत जी, मैं आपसे ही लूंगा, क्योंकि कल से ही दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको क्या लगता है, आपने जो स्टडी की, आपने समझाओगे इस चीज को कि चुनाव आते आते, करीब आते आते, बेहद करीब आते आते, ये मुकाबला क्या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है या बीजेपी वर्सेस आप होने वाला है? देखिए, बीजेपी इच्छती है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहे। आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ ना कर पाए, क्योंकि इस बार जो अगर घुस गया आम आदमी पार्टी, तो वो अगले आने वाले टर्म में भारी पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी की इस बार की पोजीशन भी ऐसी है कि उनको विपक्ष में बैठना है, तो इस बार अगर विपक्ष में बैठेगा तो अगली बार अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आता है, वो इलेक्शन और मुद्दे से भटक कर कैंडिडेट के ऊपर, जातिगत समीकरण के ऊपर, कौन से इलाके से है, वो किसका बंदा है, किस पार्टी से है, और कांग्रेस ने अभी सीटों के बंटवारे में भी कुछ ना कुछ इतना मतलब केओस कर दिया है। किसी की काटी है, किसी को घर पे बिठा दिया है, तो ये सब माहौल कांग्रेस के नेगेटिव जा रहा है। इसीलिए, और आम आदमी पार्टी का जो पेनिट्रेशन था उसका क्लियर कट केक वॉक अभी मुझे बीजेपी को दिख रहा है। ठीक है शशि जी, नेगेटिव माहौल जा रहा है कांग्रेस की तरफ, ये कौन कह रहा है? प्रशांत जी कह रहे हैं। नहीं मानते? आप नहीं मानते? प्रशांत जी कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं तो उनका स्वागत करता हूं, बड़े भाई हैं। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि देखने के लिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन इंटरनली हम लोगों ने बहुत स्टडी किया, बहुत मेहनत किया। आप तो पंजाब में भी यही कह रहे थे। हमारे नेताओं के निर्देशानुसार सारे कार्यकर्ता डोर टू डोर लगे हुए हैं। हम मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, जो मतदाताओं के घर घर जा रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हम यहाँ कमजोर नहीं है। ये अगर कोई सोचता है कि हम कमजोर हैं तो भूल जाए, अगर हमसे कमजोर कोई नहीं होता है ना। अगर कांग्रेस से डर नहीं होता बीजेपी को, तो इस ढंग से वह समीकरण नहीं लगाती।
आप मेरी बात को समझिएगा। आज पूरी फौज उतार के यहाँ रखी है इसलिए कि उनको यह डर है कि इस बार गुजरात जाएगा, पक्का जाएगा, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन शशि जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी चुनौती कांग्रेस के सामने बीजेपी नहीं, कांग्रेस के सामने चुनौती आम आदमी पार्टी है, कहीं वो 2 नंबर पे ना हो जाए। आम आदमी पार्टी, मैंने कल भी आपके चैनल के डिबेट में कहा, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आम आदमी से हमें कोई डर भय नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। बहन जी अभी विकास की बात कर रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे सूरत जिले की बात बताना चाहता हूं। यहाँ एक भी सरकारी हिंदी विद्यालय, हिंदी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ की बात करता हूँ। आज हम हिंदी भाषी परप्रांतीय काफी समुदाय में आखिरी कमेंट के साथ भावना जी मैं आपका कमेंट बता दूं, हम आपको यह भी बता दूं कि किसी भी प्रांत या किसी भी स्टेट को, किसी भी जिले में सबसे बड़ा अगर किसी का शारीरिक योगदान है, शारीरिक योगदान, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का है। हम श्रमजीवी होते हैं। हम जी तोड़ के मेहनत करके शहर को विकसित करते हैं और विकास में सबसे बड़ा शारीरिक योगदान हमारा होता है। और सरकार की जब हमारी बात आती है, जब हमारे हक की बात आती है, इनके भारतीय जनता पार्टी, आपको बात करने मैं आपको बताना चाहता हूँ, विभा बहन जी माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य और फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला मेंबर प्रतिभा ठाकुर के साथ जो अन्याय हुआ, यह सर्व पूरा समाज जानता है, पूरा सूरत जानता है। उन्होंने कल शशि जी, आप तो एक टाइम पे ओवैसी को भी बीजेपी की बी टीम कहते रहे, अब आम आदमी पार्टी बी टीम हो गई कांग्रेस बीजेपी की। नहीं कर सकती जी, जो पार्टी महिला का सम्मान नहीं कर सकती, ये हमारे लिए आदरणीय है। बीना बहन हमारे साथ बैठी है डिबेट में, और सही बात है, लेकिन ये हमारी बहन है, मेरे लिए आदरणीय, मैं इनका सम्मान करता हूं। और जो पार्टी एक महिला का सम्मान नहीं कर सकती, या भावना जी बोलिए अभी। देखो, महिला का सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता सब जानते हैं। जो लड़की वो लड़ सकती हूँ कहने वाली बोल रही थी, आप जानती हो किसका, प्रियंका जी का है, वो आज क्यों नहीं बोलती कुछ, क्या हो गया है उसे। दूसरा, मैं मूल बात पर आती हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में हमको जीत पाएंगे, उसके बारे में मैं कहती हूँ। हमने अधिकार पत्र अधिनियम बनाया है और जंगल की जो जमीन है उसके अधिकार पत्र। देखिए, आप पहले भी, भावना जी पहले भी आप ये चीजें बता चुकी हैं। मैं आपसे बस इतना आखिरी कमेंट के तौर पर, देखिए सुनिए, सुनिए आदिवासी महिलाओं, सुनिए भावना जी, आपके बड़े बड़े नेता मंच से ये तमाम बातें बता रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, ठीक है, उनको बता भी रहे हैं क्या बोला क्या जा रहा है। आप अभी हमें ये बताइए आखिरी कमेंट के तौर पर कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें, मतलब कि 99 से ज्यादा, 100, कितनी पहुंच सकती है? हम 2/3 से ज्यादा वोट लेकर आएंगे, उस सीटें लेकर आएंगे। अगर इससे भी ज्यादा आई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद भावना जी आपका भी, और शशि जी आपका भी, और प्रशांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल यहाँ पर लगातार तूफानी दौरे हो रहे हैं और तमाम वादे, तमाम दावे किए जा रहे हैं, और इस बीच यहाँ पर जुबानी हमले भी लगातार चल रहे हैं। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।